सर्वभूमि रोहित शर्मा माओवादियों के ईस्ट रीजनल ब्यूरो जो जिसके तरफ से ये इस बात का ऐलान किया गया था कि 8 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को एक दिवसीय ये 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। ये 5 राज्य हैं बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम। इन 5 राज्यों में बंद का आह्वान है 15 अक्टूबर को। और बाकी का जो आज रात से जो प्रभावी हुआ है वह जो है 14 अक्टूबर की आधी रात तक प्रतिरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ माओवादी के राजधानी कहे जाने वाले दंडकारण्य के क्षेत्र में, जो कि सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादियों का, वहाँ पर 3 पत्र जारी हुए हैं। उत्तरी बस्तर डिवीजन से, मार डिवीजन से और गढ़चिरौली डिवीजन से इन्होंने तीनों ने पत्र जारी करके एक ही बात कहा है, और वो ये कहा है कि हम शांति की ओर जा रहे हैं, हथियार छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और सोनू के जो हथियार छोड़ने का जो प्रस्ताव था, जो उनका आदेश था, उसके साथ वो जा रहे हैं। ये 2 चीज़ें इस देश में एक साथ चल रही है माओवादी पार्टी के नाम पर या माओवादी पार्टी के साथ। क्या है पूरा मसला, जानते हैं, आगे देखिए इसको। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आधी रात से जो माओवादियों का बंद है, या कहें कि प्रतिरोध सप्ताह है, जो कि 8 अक्टूबर की आधी रात से शुरू होकर के 14 अक्टूबर की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। और इसके बाद जो है 15 अक्टूबर को एक दिन का बंद है। यह जो बंद है, इसको पुलिस ने भी, सरकार ने भी हाई अलर्ट पर रखा है। और यह कार्यक्रम जो है लगातार, जो माओवादियों के बड़े बड़े लीडर्स की हत्या हुई है ये पूर्वी रीजनल ब्यूरो में, जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी कि माओवादियों ने पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंटर। तो ये ईस्ट रीजनल ब्यूरो का ये आह्वान है। और ईस्ट रीजनल ब्यूरो में 5 राज्य का जिक्र आता है। इसमें बिहार है, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम। यहाँ पर आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरीके से इनके नेताओं की लगातार हत्याएं हुई है, और उन हत्याओं के बाद किस तरह से कई नेताओं को गायब कर दिया गया है, कई नेताओं को बर्बर यातना दे करके जो है उनकी हत्या की गई है, या पुलिस उनको अपने साथ घुमा रही है इलाका में लोगों को पकड़वाने के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया था पिछला वीडियो में, आप लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। और वहाँ पर उसके बाद जो है पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया गया है, ये 5 राज्यों में, जिसमें कि 15 अक्टूबर को बंद है। और बाकी का जो 7 दिन है यहाँ पर किया गया है, इसमें आपको प्रतिरोध सप्ताह। इस प्रतिरोध सप्ताह में जो है कई तरह की गतिविधियाँ की जा सकती है, जिसमें कि हिंसक वारदात भी हो सकता है, या फिर कई तरह की चीज़ें, जैसे कि खुफिया विभाग ने कहा है कि जगह जगह आईडी ब्लास्ट या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये सब एहतियातन जो चीज़ है वो दिखा जा सकता है, प्रतिरोध सप्ताह में क्या होता है ये देख सकते हैं। और 15 को जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कि वो बंद है। और बंद में जो है प्रेस को, दूध गाड़ी को और मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं, जब माओवादियों के 3 पत्र लगातार डिविजनल कमेटी से पब्लिश होते हैं और इसमें जनता से आह्वान करते हैं, जो चीज़ें अंदर में होनी चाहिए बातचीत, वो बातचीत अब सरेआम सड़कों पर हो रही है। ये राजनीतिक पार्टियों में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती है कई बार, और कई बार होती अगर है तो थुक्का फजीयत या फिर निकाल बाहर की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इससे मज़ेदार बात यही है कि जो जगन का पत्र आया था और उसके बाद से जो एक केंद्रीय कमेटी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था अभय और विकल्प के नाम से संयुक्त हस्ताक्षर के साथ, उसके बाद से जो है उस तरफ से कोई पत्र नहीं आया है, जो कि सदस्य संघर्ष चलाने की बात करते हैं, जिनके महासचिव बताए जाते हैं देव जी हैं।
जिनको कि सोनू उर्फ वेणुगोपाल जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह अपनी गतिविधि को इस तरह से चले जा रहे हैं लेकर के कि अब वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या नहीं किए हैं, ये दोनों बातें चल रही है। लेकिन जो बातें भी हो, एक बात निश्चित है, वो पुलिस के निरंतर संपर्क में है या पुलिस की निगरानी में है। आप अगर पिछले दिनों की जो विज्ञप्ति आया था जगन का, तो जगन की जो तेलंगाना राज्य कमेटी के तरफ से प्रवक्ता थे, उन्होंने जो बताया था चीज़ को, उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दिया था सोनू के जो 2 बयान आए थे, जिसमें हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने की बात कही थे, और बाकायदा पार्टी को सीपीआई सीपीएम की तरह ही या माले की तरह ही खुला करने की बात कर रहे थे। तो उसके जवाब में जगन का पत्र आया था, और जगन पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया और कि मतलब ये अनुशासन का मामला है, अनुशासन के डंडा से जगन को जवाब दिए थे वो, अनुशासन के मसला है। तो अनुशासन का मसला अगर जगन के लागू होता है, तो अनुशासन का मसला जो है सोनू के लिए भी लागू होता है। आप किसी चीज़ को अगर सार्वजनिक कर रहे हैं अगर है, तो आप निश्चित तौर पर कमेटियों को नहीं भेज करके रहे हैं, तो जाहिर बात है कि लोग सवाल उठाएंगे, लोग जवाब देंगे आपको। इसमें अनुशासन की बात कहीं से भी नहीं आती है, क्योंकि सोनू वेणुगोपाल ने खुद भी अनुशासन का पालन नहीं किया है, और वो सीधे सीधे पार्टी के सिद्धांत या जो कार्यक्रम था, रणनीति था, जो जिसके लिए हजारों लोग मारे गए, शहीद हुए उसके, तो उनकी बात को आप एक बारगी मतलब गलत बतला करके जो है आप जब पुलिस के पास चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल कोई न कोई ज़रूर उठाएगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सोनू का जो बयान आया था बाद में, जिसके बारे में मैंने बताया, पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसमें जो एक चीज़ साफ-साफ कहा गया, जगन पर तो उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन केंद्रीय कमेटी की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था, जिसमें कि सोनू को कहा गया था कि आप अगर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कीजिए, लेकिन हथियार जो है पार्टी को सौंप दीजिए। अगर पार्टी हथियार आप नहीं सौंपते हैं सौहार्दपूर्ण माहौल में, तो पीएलजीए को हम आदेश देते हैं कि वो आप पर जबरन हथियार जब्त करे। तो इस पत्र का जवाब भी जो है सोनू ने नहीं दिया, जबकि कायदे से सोनू को ही इसका जवाब देना चाहिए था। जिस बात को सोनू आरोप लगा रहे जगन को, कि जगन ने जो है केंद्रीय कमेटी के ऊपर बहस न करके सीधा सार्वजनिक आरोप लगाए हैं आम प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, ठीक वही आरोप अब गढ़चिरौली, मार डिवीज़न और उत्तरी बस्तर के डिवीज़न पर भी लगाया जा सकता है कि जब केंद्रीय कमेटी का पत्र आया विकल्प और इनके नाम से अभय के नाम से, तो फिर उसका जवाब गढ़चिरौली का डिवीज़न क्यों दे रहा है, या फिर दूसरे उत्तरी बस्तर का डिवीज़न जवाब क्यों दे रहा है। जवाब देना चाहिए था कायदे से अगर, तो अभय सोनू को देना चाहिए था, वेणुगोपाल को देना चाहिए था। लेकिन सोनू वेणुगोपाल जो एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, 2 अलग-अलग नाम है, तो उन जवाब उधर से ना आकर के जवाब डिविज़नल कमेटी की तरफ से आ रहा है। तो अनुशासनहीनता यह भी है, दोनों अनुशासनहीनता है। अगर जगन अनुशासनहीन है, तो यह भी अनुशासनहीनता की बात है। लेकिन जगन का सवाल अलग सवाल था, इनका सवाल केंद्रीय कमेटी के खिलाफ बगावत का सवाल है। क्या है, ये 3 पत्र आए हैं, एक-एक करके देखते हैं। गढ़चिरौली डिवीज़न का जो पत्र आया था वो 27 सितंबर को जारी हुआ था, लेकिन लेट से मिलता है लोगों को है, क्योंकि जानते ही आप हैं कि उनका जो जानने का दायरा होता है वो अलग तरीके से चलता है। और इस पत्र को जो है 3 लोगों ने मिलकर जारी किया था, जिसमें कि मैनू जो प्रभारी है टेक्निकल विभाग के, कलम साय बेलादी जो प्रवक्ता हैं गढ़चिरौली डिवीज़न के, और निखिल जो कंपनी नंबर 10 के कमांडर हैं। इनके तरफ से जारी हुआ था ये पर्चा और ये प्रेस विज्ञप्ति। और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद जो है इन्होंने सीधे सोनू को समर्थन दिया था और बताया था कि हम सोनू के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर दूसरा देखें, आप अगर जो मार डिवीज़न का है, उनका भी जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था 4 अक्टूबर को जारी हुआ था, लेकिन ये भी बाद में मालूम हुआ मिला है। और यह इसके जारी किए हैं आपको सनीता जो कि मार डिवीज़न के कमेटी के सचिव हैं, और इन्होंने भी जो है आपको सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के समर्थन में सोनू को समर्थन इन्होंने दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है एक
जो तीसरा पत्र जारी हुआ है वो उत्तरी बस्तर डिवीजनल कमेटी का है। ये डिवीजनल कमेटी जो है ये थोड़ा सा कई सवालों का जवाब देते हुए चीज़ को लिखे हैं, और वो था सशस्त्र संघर्ष त्यागने के निर्णय का हम समर्थन कर रहे हैं। ये पत्र जारी हुआ था 28 सितंबर को, जो ये भी बाद में मिला है। इस पत्र में थोड़ा तार्किकता तरीके से कुछ सवाल को उठाए गए हैं, जवाब देने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है, इसको जारी किया गया है इनको सुखदेव कौरव, जो उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने जो कहा है वो ज़्यादा तार्किक तरीके से चीज़ों को रखा है। वो कहते हैं कि अप्रैल मई 25 में हमारी सब जोनल ब्यूरो प्रभारी कॉमरेड रुपेश एवं पार्टी महासचिव सहित कॉमरेड नंबाला केशव राव द्वारा शुरू किए गए शांति वार्ता प्रक्रिया को हमारी डिवीजन के कॉमरेडों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिए। जरूरत पड़ने से हथियार छोड़ने के बारे में भी हमारी राय को उन लोगों तक पहुंचाया था। इसके जवाब में आपको जगन ने जवाब दिया था, और विकल्प और अभय के नाम संयुक्त हस्ताक्षर से जो केंद्रीय कमेटी की तरफ से बयान जारी किया गया था, उसमें भी इसको स्पष्ट किया गया था कि नंबाला केशव राव के इस बयान को जो है ये तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। एक्चुअल में नंबाला केशव राव जो हैं कुछ समय तक सहमति जरूर दिए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें सशस्त्र संघर्ष अंतिम तौर पर जारी ही रखना पड़ेगा, और वो फिर उस मामले पर मजबूती से डट गए थे। लेकिन ये आधी बात ही कर रहे हैं, आधी बात पूरी बात नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ने से हथियार छोड़ने के बारे में भी हमारी राय को उन लोगों तक पहुंचाया था। हम पहले यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उस दिन हम से लिए गए निर्णय से कॉमरेड सोनू का कोई संबंध नहीं था। इस बीच केंद्रीय कमेटी के सदस्यों के मार्गदर्शन में कुछ एसजेडसी सदस्यों को लेकर आयोजित एसजेडसी विशेष बैठक में हमारी यह निर्णय को गलत ठहराते हुए इस गलत समझदारी को सुधारने के बारे में प्रस्ताव पारित किए हैं। यह प्रस्ताव हमारे डिवीजन में तमाम सदस्यों तक पहुंचने से पहले ही कॉमरेड सोनू से हथियार जब्त करने के बारे में पीएलजीए को आदेश देते हुए कॉमरेड्स अभय एवं विकल्प के नाम से संयुक्त बयान जारी किया गया। वास्तव में अप्रैल मई महीनों में हमसे लिए गए निर्णय से कॉमरेड सोनू को बिल्कुल संबंध नहीं था। आज उनसे हथियार जब्त करने का मतलब यह भी होता है कि आज उनसे सहमत जताने वाले सभी साथियों से भी हथियार जब्त करने की बात निकलकर आती है। पहले हम इस शत्रुता की रुख का कई शब्दों में भर्त्सना कर रहे हैं। वास्तव में हम सब क्यों सशस्त्र संघर्ष को विराम घोषित करने के निर्णय पर सहमति जताए, इसके बारे में कम से कम हमसे स्पष्टीकरण लिए बिना इस प्रकार से जल्दबाजी निर्णय से आज भी हथियारों से लैस हमारे सभी साथी पुलिस के गहन खोजी अभियानों के बीच में अत्यंत समर्पित भावना से काम कर रहे हर एक साथी के मनोभावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया है। केंद्रीय कमेटी एवं एसजेडसी के आधिकारिक प्रवक्ताओं के नाम से इस प्रकार के बयान जारी करने से यह स्पष्ट होता है कि साथी कॉमरेडों को आंदोलन में खड़ा करके रखने की कोशिश से ज़्यादा साथियों के प्रति दुश्मनी का रुख को अपनाते हुए उन लोगों से हथियार जब्त करने की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी 2 सीसी कॉमरेड्स अच्छी तरह जानते हैं कि लोग हथियारों को जुटा सकते हैं, लेकिन हथियार लोगों को गोलबंद नहीं करते। पार्टी एवं क्रांतिकारी शिविर के तमाम साथियों से हमारी डीवीसी यह अनुरोध कर रही है कि उन 2 सीसी कॉमरेडों का गलत रुख का निंदा कर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब सही रास्ता को जरूर अपनाना है। तो ये जो 2 सीसी थे उनके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं डिविजनल कमेटी के उत्तरी बस्तर डिविजनल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर जगन पर लगाया गया अनुशासन का डंडा जो अभय ने चलाया था या सोनू वेणुगोपाल ने चलाया था, अगर वह गलत है तो फिर ये सही कैसे हो सकता है। हमारे पीबी मेंबर कॉमरेड सोनू ने पार्टी में आंतरिक बहस के लिए लगभग 22 पन्ने का एक अपील पार्टी कैडरों के लिए जारी किया है। दूसरी अपील जनता के लिए जारी किए हैं। हम इन 2 अपीलों को गहराई से अध्ययन किए हैं। इससे पहले अप्रैल मई महीनों में
ही शांति वार्ता व हथियार छोड़ने के बारे में कॉमरेड रुपेश को हमारी राय स्पष्ट रूप से बताया था। इस आलोक में कॉमरेड सोनू से दिए गए अपीलों से हम हमारी सहमति जता रहे हैं। ये आगे लिखते हैं, पिछले 1.5 दशक से हमारी दंडकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन कठिन दौर से भाठा का स्थिति में अस्थायी पीछेहट की स्थिति का सामना कर रहा है। दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर के सीमित इलाका को छोड़कर कहीं भी आंदोलन में रंग रूटों की भर्ती न के बराबर है। अपनी जल जंगल जमीन के लिए पिछले 4 सालों से कानूनी संघर्षों में हजारों की तादाद में युवा कूद पड़ रहे हैं। नौजवान साथी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होकर हथियारबंद होने को तैयार नहीं हो रहा है। इसको लेकर हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व कमेटी के साथीगण इसे हमारी कमजोरी के रूप में ही देख रही है, लेकिन जड़ों तक जाकर असली कारणों को नहीं समझ रहे हैं। जनता क्या चाह रही है, युवा पीढ़ी क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसे नहीं समझ पाने की वजह से हम उनसे दूर हो रहे हैं। जनता हम लोगों को कितना प्यार कर रहा है यह मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि उन लोगों को हम कितने सुदृढ़ कर पाए हैं, यह हमारी ऊपरी कमेटियां ग्रहण नहीं कर रही है। जमीन पर स्थानीय कॉमरेड्स कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसका निजात क्या होना है, यह हमें सही रूप में नहीं मिल रहा है। इस समस्या को पार्टी में हम तमाम साथी सामना कर रहे हैं। पहले हम इसे समझकर सही समाधान खोजने के लिए हम तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। पिछले साल पॉलिट ब्यूरो से जारी किए गए परिपत्र में पार्टी जनता से अलग थलग होना, पीएलजीए में मात्र आदिवासी साथी का ही रहना एवं शहरों में एवं व्यापक मैदानों में पार्टी की मौजूदगी नहीं होने जैसी गंभीर गलतियों को लिखा है, लेकिन उसके पीछे की मूल कारणों को ठोस एवं समग्र रूप से समीक्षा नहीं किया है। इस चलते आज तक हम उस परिपत्र को लागू करने में अक्षम हैं। कॉमरेड सोनू अपने 22 पन्नों के अप्रैल में पार्टी सामना कर रही विफलताओं के पीछे प्रधान रूप से हृदय की तरह काम करने वाली भूमिगत पार्टी नहीं रहना, राज्य व्यवस्था के ताकत को कम आंकते हुए सैन्य क्षेत्र में हमारी ताकत से बढ़कर लक्ष्य को हासिल करने का कार्यभार लेना एवं व्यापक जनता के जीवन मरण समस्याओं पर खुला एवं कानूनी संघर्षों का विरोध करने जैसे मूल समस्याओं को कारण के रूप में दर्शाया है और बदल रही दुनिया एवं देश की परिस्थितियों के अनुरूप पार्टी अपनी रणनीति एवं रणकौशल को नहीं बदलना भी कॉमरेड सोनू ने अप्रैल में समझाया। इन 4 समस्याओं के विफलताओं के चलते क्रांतिकारी आंदोलन मार खाते हुए हार के कगार पर पहुंचने के विषय भी स्पष्ट रूप से लिखा है। उनकी अपील में दर्शाए गए तमाम मुद्दे ने न केवल हमारी दंडकारण्य बल्कि देश के तमाम आंदोलनरत क्षेत्रों पर लागू होता है। फलस्वरूप हमारी क्रांतिकारी आंदोलन हर क्षेत्र में मार खा रही है। इसे आज कोई भी नहीं नकारेगा। इसके लिए मात्र कगार सैनिक अभियान को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराना हमारी विफलताओं को छुपाना ही होता है। इसलिए कॉमरेड्स, हम आप तमाम लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी पीबी मेंबर कॉमरेड सोनू से लिए गए निर्णय का समर्थन करें। यदि हम बदल रही परिस्थितियों के अनुरूप हमारी लाइन को समृद्ध किया होता तो वह क्रांति के विकास में प्रकट होना चाहिए था। देश के कोई एक इलाके में भी क्रांतिकारी आंदोलन शक्तिशाली जन आधार को निर्मित नहीं कर पाया है। फलस्वरूप हमारे आंदोलन अस्थायी रूप से पीछेहट स्थिति का सामना कर रही है। अब दंडकारण्य के आंदोलन भी सही समय पर सही दिशा में लाइन को समृद्ध नहीं करने के चलते एवं बदलावों के मुताबिक सही दावपेच नहीं अपनाने के कारण ही आंदोलन मार खाने की सच्चाई को पहचानने के लिए हमें मजबूर कर रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारे डिवीजन एवं कंपनी नंबर 5 सहित तमाम विभागीय साथी कॉमरेड सोनू के विचारों से सहमत जताते हुए अस्थायी रूप से सशस्त्र संघर्ष को विराम घोषित करने का समर्थन कर रहे हैं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सुखदेव कौरव, प्रवक्ता, उत्तर बस्तर डिवीजनल कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो ये पत्र जो जारी किया गया था आपको उत्तरी बस्तर की तरफ से और मार डिवीजन का भी तरफ से जारी किया गया था और इसके साथ ही जो है आपको गढ़चिरौली डिवीजन की तरफ से भी जारी किया गया था। इस तरह से सीपीआई माओवादी के अंदर जो है एक अंदरूनी कलह बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और सामने आई है, वो यही कि सोनू
जो है हैदराबाद में हैं और वह जो है सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन ये खबर छिपाई जा रही है, साफ नहीं कर रहा है, पुलिस भी साफ नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से कि जब पार्टी के 2 संयुक्त बयान सीसी के आए थे, जिसमें कि सोनू को हथियार रखने की बात कहा गया था, पार्टी सौंपने की बात कही गई थी, तो उनको जो है पुलिस की तरफ से सुरक्षा दिया गया था। शायद इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है कि आप वहाँ से निकलिए, नहीं तो आपको पार्टी मार देगी। तो वो लोग जो है वहाँ से भाग करके हैदराबाद आ गए हैं। हैदराबाद में अब उनकी क्या स्थिति है क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उनका जो है पुलिस के साथ में एक अच्छी तालमेल है, क्योंकि उनके पहले उनकी भाभी पुलिस के संपर्क में है और उसके पहले उनकी पत्नी भी पुलिस के संपर्क में है। तो यह एक पूरी ढांचा बना हुआ है और वहाँ से बयान जारी हो रहा है। देखना ये होगा इस मामले में कि पूरी प्रक्रिया किस दिशा की ओर चलता है। मुझे आप अगर 70-72 के पहले की बात पर गौर करें अगर, तो जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उस दौर में पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री थे आपको ज्योति बसु, और जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, ज्योति बसु के हाथ में नक्सलवादियों को मारने का जिम्मा दिया गया था। क्या इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराएगा? क्या सोनू सूद में एंटी नक्सल ऑपरेशन का कमान देगी सरकार? और क्या यह भी संभावना दिख रही है, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि सोनू और वेणुगोपाल जो हैं, इनको भारत सरकार के तहत हो या फिर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के अंदर हो, यहाँ पर बाकायदा इनको कोई मंत्री पद दिया जा सकता है और उसके माध्यम या गृह मंत्रालय का पद दिया जा सकता है और उसके तहत जो है इनको जिम्मा दी जा सकती है कि वह बचे खुचे जो लीडरशिप है या माओवादियों का वह हिस्सा जो इनसे असहमत है, उनको कत्लेआम करने के दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। तो एक चीज़ यह भी छन करके आ रही है। लेकिन एक और चीज़ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वह लोग जो इस सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के पक्ष में नहीं हैं और वो बाकायदा अपने आधार को, जो उनका सैद्धांतिक आधार है, जो उनका दीर्घकालीन लोकयुद्ध सशस्त्र क्रांति की बात है, जहां सत्ता बंदूक की नली से निकलता इस पर सवाल है, तो उन लोगों का बयान अभी नहीं आया है। और सबसे बढ़कर के जो महासचिव देव जी हैं सीपीआई माओवादी के, जिनको कि महासचिव मानने के लिए सोनू तैयार नहीं है, तो उनकी जो है तरफ से कोई नया बयान जारी नहीं हुआ है। संभव है यह बयान जो 3 मार डिवीजन की तरफ से आया है, यह जो है 3 डिवीजन कमेटी तरफ से आया है, गढ़चिरौली, मार और उत्तरी बस्तर, तो संभव यह भी है कि पुलिस इसमें इंटरेस्ट ले रही होगी या फिर इन लोगों को संरक्षण दे करके इन्हीं लोगों के माध्यम से उन ताकतों पर हमले करवाने की कोशिश की जा सकती है जो कि सशस्त्र संघर्ष को रोकने के खिलाफ है। देखना है आगे क्या होता है। ये 2 दिशाएं चल रही है अभी। एक तरफ माओवादी के ईस्ट रीजनल ब्यूरो की तरफ से आज से प्रतिरोध सप्ताह शुरू हो गया है, 15 अक्टूबर तक चलेगा और 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान है। दूसरी तरफ ये जो राजधानी कहे जाने वाले, आपको माओवादियों राजधानी कहे जाने वाले दंडकारण्य में जो ये 3 पत्र आए हैं, इस पत्र पर एक बात चल रही है। 2 दिशाएं हैं, 2 धाराएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माओवादी का वो हिस्सा जो कि अब सरकार के पक्ष माना चाहता है, हथियार रखने की बात कर रहा है, या फिर जो इसे कानूनी प्रक्रिया में ही अपना करके जो है संघर्ष क्रांति करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो पहले से ही हजारों की तादाद में पार्टियां हैं जो जनता के उद्धार के लिए दिन रात प्रयास कर रही हैं। उसमें एक और पार्टी आ जाएगी तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि चीज़ें जिस दिशा में ही बढ़ रही है, वह एक चीज़ साफ दिखाता है कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासिस्ट जो है ताकत कितनी खतरनाक है, कितनी पैनी दांत है इसके, कि वह इतने अच्छे संगठन को, इतने अच्छे लोगों को किस तरीके से नष्ट करने की कोशिश करती है, बर्बाद करने की कोशिश करती है। इसका लाजवाब उदाहरण है आपको जो सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने
स्कूल खोले हैं बच्चों के लिए, नई नई वैज्ञानिक रिसर्च किया है उन्होंने, वो जेल में हैं। और सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने वाले वकील बिना किसी दिक्कत के आज बाहर घूम रहे हैं। यही इतिहास है और यही अब धारा बची है। बलात्कारी ऐश करता है, बलात्कारी सांसद बनता है, बलात्कारी आपको कुछ भी बन सकता है, और जो बलात्कार पीड़िता होती है वो जेल के सलाखों में बंद होती है। पीड़ित जेल के अंदर, पीड़क संसद में। ये दिशाएं हैं हिंदुत्व फासिस्ट का जो कल्चर दिखा जा रहा है इन दिनों। क्या चलता है आगे, खबर अपडेट रही है हमारे से हमसे, और देखते रहिए चैनल हमारा समर भूमि। नमस्कार।